लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, देश में और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी घटनाएं हो रही है। दंगा भी हुआ है, उसका वो बूमरैंग भी हो गया है। संघ ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन वो मन में है, मन से है या मन में एक और करनी में अलग, कृति में अलग। ये तो हमेशा दोगली नीति रही है संघ की। मगर मेन बात यह है कि दंगा जो हुआ फडणवीस के शहर में हुआ। फडणवीस गृह मंत्री है, फडणवीस ही मुख्यमंत्री है, गडकरी बीजेपी के बड़े नेता है, संघ के बड़े नेता यहाँ पे भागवत है, और दूसरी बात बावनकुळे भी महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, संजय जोशी भी नागपुर से, और फिर भी दंगा होता है नागपुर शहर में। इसका मतलब इनका कंट्रोल नहीं है या फिर इन्होंने दंगा करवाया इनमें के कुछ लोगों ने। ऐसी बातें हैं, चर्चाएं चल रही है। अब नहीं तो सत्ता उनकी है, दिल्ली में भी सत्ता इनकी है, महाराष्ट्र में भी सत्ता इनकी है। सारा सब कुछ होने के बावजूद अपने घर में अंगारा कौन लगाएगा? तो ये जो बात है, तो इसके नतीजे, इसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं आ रही है। उनके बुमरैंग जैसा हो गया है और अब इन्होंने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। लेकिन हमें कुछ अलग तरीके से बात करनी है, हमें अलग एंगल सोचना है कि भाई ये किसने किया। कांग्रेस वाले तो करेंगे नहीं, ये डेफिनेटली उनमें से ही किसी लोगों ने किया होगा, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एक बात हम देखते हैं कि फडणवीस को जरूरत है क्या? गडकरी तो करेंगे नहीं। गडकरी के पास में आरएसएस तो दंगे वंगे कहाँ करते बैठते हैं अभी। मगर महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ देखें और देश की राजनीति की तरफ देखें तो 30 तारीख को मोहन भागवत जी को मिलने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। 10-11 साल के बाद में, पहले नहीं आते थे, अभी झुक गए। यानी ऊपरी तौर पे तो झुक गए हैं, पहले जो अकड़ के चलते थे अभी झुक गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की बात चल रही है। 2 साल से प्रेसिडेंट बना नहीं पा रहे और वो नड्डा जी के भरोसे पे चला रहे हैं। तो संघ अड़ गया है कि हमें प्रेसिडेंट चाहिए। ये बातें तो होती रहेगी और इसी की वजह से फडणवीस जो है क्या अपनी रोटी सेकना चाहते हैं? फडणवीस की राजनीति कैसे हो सकती है? फडणवीस के इरादे क्या है? क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, और उन्हीं के एक एमएलए ने बोल दिया है कि ये पूर्व नियोजित कारस्थान है। अगर पूर्व नियोजित है तो अगर आमदार को मालूम है तो मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को क्यों नहीं मालूम होगा? ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो फिर क्या उन्होंने खुद करवाए दंगे? ये तो नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे भी नहीं, मान्य भी नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से भड़काऊ भाषण वो देते हैं, विधान भवन में दिया, बाहर में भी दिया है, उनके मंत्री भी भड़काऊ भाषण कर देते हैं, तो इसका तो लगता है कि वो ही कुछ चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है कि कहीं बाहर मराठवाड़ा में दंगे हो जाए, कहीं और हो जाए, ये चाहते होंगे, लेकिन उनके शहर में ही हो गया, आग लग गई, तो शायद उन्होंने हाथ खींच लिया है कुछ। ये ऐसी बात है क्योंकि उनका आदमी, खुद का आदमी भी उनका उस तरीके के भड़काऊ भाषण का, भड़काऊ बातें करता है और वो गायब हो गया कोरटकर जो है। तो खैर छोड़िए, वो बात अलग है। लेकिन हम महाराष्ट्र की और देश की राजनीति की बात अगर करते हैं तो एक देखिए एंगल इसका ये है कि फडणवीस के इरादे क्या है। दूसरी बात यह है कि फडणवीस आजाद होना चाहते हैं या रॉन्ग साइड जा रहे हैं। अब आज़ाद होना चाहते मतलब किसी की गुलामी में है क्या? तो डेफिनेटली गुलामी में है। वो प्यादा है। फडणवीस आज मुख्यमंत्री भले ही हो, लेकिन प्यादा है। थोड़े बहुत प्यादे को भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है। तो ये मिल गई अभी फिर से, उनको जीवनदान मिल गया है। नहीं तो दूसरे इसमें तो उनको तो पूरा उनका खच्ची कर दिया था उन्होंने, शाह ने। लेकिन एक बात है कि ये मोदी शाह का प्यादा है। गडकरी को ठिकाने लगाने के लिए इनको इस्तेमाल किया गया। बहुत जूनियर थे और कई सीनियर नेता महाराष्ट्र में थे मुख्यमंत्री पद के लिए, और मुंडे साहब का अगर देहांत नहीं हो गया होता तो शायद इनका नंबर भी नहीं लगता था। तो खैर छोड़िए, वो जो हुआ उसके लिए कोई ये नहीं। लेकिन ये बहुत जूनियर नेता होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बन गए। अब वो स्थिर भी हो गए और अध्यक्ष पद के लिए, और अभी ये चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की हालत खराब हो गई है। हालत खराब होने की वजह से, और उन्होंने जो उटपटांग स्टेटमेंट दिए नड्डा जी के माध्यम से, तो उससे तो संघ भी नाराज हो गया। संघ को लगा कि ये तो हमारे ही कपड़े उतार रहे हैं, हमारी चड्डी ये कर रहे हैं, लेके भाग रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं सरेआम। तो इसीलिए फिर अगला आदमी अपना कौन हो, तो उन्होंने संजय जोशी को उतारा है अध्यक्ष पद के लिए। संजय जोशी का नाम वो मानेंगे नहीं, ये लगता है।
लेकिन संजय जोशी का ही नाम उनके मन में है या देवेंद्र फडणवीस का नाम है? क्योंकि देखिए, सिर्फ संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने से वो मोदी से पैकअप नहीं करेंगे, पैचअप नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। वो सरेंडर नहीं हो गए, उनको शरण नहीं जाएगा, उनका हिसाब करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन संजय जोशी की ताकत क्या है? जब तक संघ उनके साथ में रहेगा तब तक संजय जोशी की ताकत है। बाकी क्या है? पैसा क्या है? कर सकते हैं क्या? तो ये इस मामले में मुझे लगता नहीं है कि संजय जोशी बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि है स्ट्रांग, विल पावर उनका स्ट्रांग है, फाइट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ दे तो, मगर अब बीजेपी तो करप्ट बीजेपी है ना, 50% से ज़्यादा लोग करप्ट है, बड़े पैमाने पे करप्ट लोग हैं, तो ईमानदार तो है नहीं। फिर ब्लैकमेलिंग का राजकारण करते हैं मोदी शाह, तो वो तो सब डर जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में फडणवीस आज़ाद होना चाहते हैं तो किससे? तो मोदी शाह से आज़ाद होना चाहते हैं क्या? या फिर रॉन्ग साइड जा रहे क्या कि अपनी इमेज बढ़ाने के लिए? भाई योगी के बाद मैं ही हूँ या मोदी के बाद मैं ही हूँ, क्योंकि फिर इनको भागवत का भी सपोर्ट है ना। भागवत तो योगी से बेहतर है कि फडणवीस को चाहेंगे ना, फडणवीस तो उनके घर का है, शहर का बच्चा है। और इसीलिए फिर एक बात और होती है कि फडणवीस जूनियर होने के बावजूद, इस महाराष्ट्र में अगर पैसे वाले राजनेता की बात की जाती पहले कुछ साल पहले, तो सबसे पहले नाम आता था शरद पवार का। सबसे ज़्यादा पैसे वाला नेता अगर कोई है तो शरद पवार। लेकिन बाद में जो नाम आ गया, गडकरी जब बांधकाम, सार्वजनिक बांधकाम वगैरह विभाग उनके पास में आया, मंत्री बने 95 में, और फिर तो उन्होंने बहुत पैसा, बेशुमार दौलत है उनके पास में बहुत, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है ये कोई भरोसा ही नहीं, उसका कोई पता ही नहीं चलता है। ढेर सारी संपत्ति उनके पास में है, खुद हेलीकॉप्टर अलग अलग, उनकी फैमिली हेलीकॉप्टर के बगैर घूमती नहीं है वगैरह, वो सब मालूम है लोगों को, जाने दो, वो कोई करप्शन नई बात नहीं है। और बीजेपी वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरएसएस का आधार ही करप्शन है। आरएसएस का आधार ही करप्शन है, क्योंकि गुरु दक्षिणा के नाम पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसका कहीं भी हिसाब नहीं होता है। जब कहीं भी हिसाब नहीं है, इसका मतलब क्या है? बेनामी बेहिसाब वाली संपत्ति नंबर 2 की संपत्ति होती है। ये सीधी सी बात है। ये मैं कोई तो ऐसे ही इसमें पैसा कैसे कमाना ये आरएसएस वालों को मालूम है, मगर गडकरी ने वो बहुत अच्छी तरह से समझाया, सिखाया। और फिर जब ये फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने, तो वो तो क्या मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे भाई, और वो फिर क्या, और खुला उधर भ्रष्टाचार का काम भी खुला हो गया ना। मोदी शाह ने तो इस तरीके से खोल दिया, भ्रष्टाचार नाम का वो शब्द ही उन्होंने हटा दिया कि हम करेंगे तो धर्मार्थ काम है, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार नाम का दूसरों के लिए बोलेंगे, और दूसरों ने किया होगा तो उनके ऊपर केसेस करेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, हफ्ता वसूल करेंगे और उनको क्लीन चिट दे देंगे। यही उनका काम करने का तरीका है। ईडी की कितने केसेस, 1-2% भी लोगों पे कन्विक्शन नहीं हुआ है। 150, 200, 500 केसेस, जितने भी 5000 केसेस अगर लगाए, क्या उसका मतलब है? तो ब्लैकमेलिंग का धंधा है सीधा सीधा। अब रही बात ये है कि फडणवीस आज़ाद होना चाहते हैं क्या? तो हाँ, मोदी शाह से उनको लगता होगा कि इनके भरोसे पे राजनीति करने के बजाय मेरे पास में ही तो पैसा है, मेरे साथ भागवत भी है, मेरे साथ आरएसएस भी है, क्योंकि वो फिर बाकी समीकरण भी उनके फेवर में है, तो मोदी शाह से तो बेहतर है। और क्रेडिबिलिटी की बात अगर करें तो कोई भी मोदी शाह पे भरोसा करने के बजाय, फडणवीस कितने भी बुरे हो तो भी मोदी शाह जितने घटिया नहीं है, ऐसा लोगों का कहना हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो इस मामले में भी फडणवीस थोड़ा सा जरा 19 से 20 हो जाते हैं। और ऐसे ही इसमें अगर अध्यक्ष बनाना है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो फिर फडणवीस ये बातें संभाल सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के लोगों को अब स्वयं सेवकों को आदतें बिगड़ गई उनकी। उनको 5 स्टार होटल चाहिए, उनको गाड़ियाँ चाहिए, वो क्या क्या चाहिए और क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं मुझे नहीं मालूम। पीते होंगे कोई बात नहीं, खाते होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन बीफ कंपनियां भी है, उनसे भी बहुत सारा पैसा आता है, तो क्या क्या इस्तेमाल करते मुझे नहीं मालूम। तो उनके तो कई शिव सैनिक, उनके स्वयं सेवक तो बीफ खाने वाले है ही भी ना। उन्होंने बोला ना, रिजिजू ने खुद बोला है कि हम बीफ खाता हूँ करके मैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर बात आती है तो फडणवीस स्ट्रांग है। अगर मोदी के साथ में पंगा लेना है और आरएसएस को बिगड़े हुए या बढ़े हुए खर्चे का इंतजाम करना है, तो बीजेपी के पास में सबसे स्ट्रांग आदमी पैसे के मामले में सिर्फ फडणवीस ही हो सकते हैं। गडकरी वगैरह बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने गडकरी को, उनके पास में भी पैसा है, लेकिन फडणवीस जो है तो इनके पास में इतना सारा, उनका जो समृद्धि मार्ग, कितना पैसा करो,
अरबों खरबों का है ना वो, और धारावी झोपड़पट्टी उसका भी दे दिया है। और शक्तिपीठ महामार्ग जो बन रहा है 86,000 करोड़ का है, वो और बढ़ेगा। और ये प्रॉपर, एक बात ध्यान में रखिए कि प्रॉपर्टी के व्यवहार जितने भी ऑन पेपर दिखते हैं, तो 10 रुपये पेपर पे दिखते होंगे तो 90 रुपये अंधेरे में होते हैं, नंबर 2 में होते हैं, कैश में होते हैं, कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा प्रकरण होता है, प्रमाण होता है। तो इसीलिए शक्तिपीठ या हो या समृद्धि हो या धारावी हो और भी कोई ये हो रहे, तो इन सब चीज़ों की बातें जो है, तो पैसा तो बहुत सारा आएगा इनके पास में। और दूसरी बात क्या है, फडणवीस रिश्ते निभाते हैं, क्रिमिनल्स को बिल्कुल साथ में रखते हैं। बीड़का प्रकरण देखिए, अभी उनके पीए को 4 पीए को उन्होंने एमएलसी बनाया है, मतलब वो अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। और वो शिंदे को भी कंट्रोल में करना चाहते हैं क्योंकि उनकी फाइलें रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने जो भी ऑर्डर किए तो उनकी समीक्षा के बहाने उनको रोक रहे हैं, मतलब वो अपना होल्ड बनाना चाहते। मोदी शाह को छोड़ो, मैं हूं यहाँ का राजा, इस तरीके से वो अपना सिग्नल दे रहे हैं। और एक बात मेन है कि मोदी शाह के पास में फाइलें इनकी भी होगी, क्योंकि वो फाइलें रखो, ब्लैकमेल करो, यही राजनीति है उनकी, मोदी और शाह की। तो फडणवीस उस मामले में भी उनसे फाइट ले सकते हैं, क्योंकि जज लोया मर्डर केस में महाराष्ट्र से जो भी है, तो उसमें फडणवीस के बारे में भी बहुत कुछ लिख आया है। तो फडणवीस को वो भी मालूम है ना, तो वो फाइल भी जो है तो फडणवीस के पास में भी होगी। और वो मुख्यमंत्री है भाई, मुख्यमंत्री थे भी, है भी तो, और मुंबई के मुख्यमंत्री है, तो कई सारे व्यवहार मोदी के और शाह के गुप्त व्यवहार फडणवीस के पास में होंगे। उनकी कई फाइलें फडणवीस के पास में होगी, और जैसे वो दबाने की कोशिश करेंगे तो फडणवीस भी दबाने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। फाइटर है वो, गडकरी जैसे नहीं है झुंझुना, इधर भी उधर भी, चित भी मेरी पट भी मेरी, डबल ढोल की जो है गडकरी, तो ये डबल ढोल की नहीं है। फडणवीस को जैसे नितिन गडकरी को हलाल भी चलता है, झटका भी चलता है। और वो बोलेंगे वेज खा रहा हूँ, ऐसी बात है। और फडणवीस तो क्या है, हलाल की बात करेंगे तो हलाल भी ये करेंगे, झटके की बात करेंगे झटके, वो खुल कर मतलब वो फाइट में आते हैं, मैदान में आते हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो, हालांकि रिजल्ट देख के ये आज़ाद हो रहे हैं मोदी शाह से या रॉन्ग साइड जा रहा है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जो दंगे वाली बात होगी नागपुर में, वो बूमरैंग हो गया। इसलिए आरएसएस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। कोई आंबेडकर है उनके, उन्होंने बोल दिया कि संघ को ये पसंद नहीं है, औरंगजेब वाली वगैरह जैसे फालतू बातें हैं, लेकिन संघ उनके साथ में है। मोदी शाह के खिलाफ लड़ाई का जो ऐलान जंग हो गया है करीब करीब साइलेंट, तो वो उसके सूत्रधार अभी फडणवीस हो गए होंगे। और उन्होंने भी बोला होगा कि मेरा डिक्लेयर करो तो मैं फाइट करता हूँ इनके साथ में, पैसा वैसा सब लगा देता हूँ। तो ये बात होगी। और 30 तारीख को मोदी जी जो आ रहे हैं नागपुर में, भागवत और मोदी जी का क्या होता है, क्या नहीं बातें होती है, वो देखेंगे। रिजल्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर भी 1-2 दिन में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आरएसएस का भविष्य क्या होगा, बीजेपी का भविष्य क्या होगा, मोदी का भविष्य क्या होगा। इसके लिए भी 1-2 दिन इंतजार करिए, कल या परसों बनाता हूं। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया का ये चैनल, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी राय दीजिए, घबराइए नहीं, सच्चाई के साथ में रहिए, हमारे साथ में रहिए। देश को बचाना है, हम सबको, महाराष्ट्र को भी आगे ले जाना है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।